हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए अगला वीडियो लेकर आया हूँ इलेक्ट्रिसिटी का। इसमें मैं आप लोग को आज बताऊँगा कुछ इम्पोर्टेंट सेफ्टी डिवाइस के बारे में। आज फॉर एग्जांपल फ्यूज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, साथ में हम लोग अर्थिंग पढ़ेंगे और हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है, ओवरलोडिंग क्या होता है, अर्थिंग क्या होता है। ये पांच टॉपिक पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। आते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग करते हैं फ्यूज। फ्यूज क्या होता है बच्चों? तो फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस, एक सेफ्टी डिवाइस होता है। तो लिख सकते हैं कि फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस। Fuse is a safety device. It is used to protect the electrical device from the burning. या इलेक्ट्रिकल डिवाइस को बर्न होने से, जलने से बचाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। यानी फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी को ऑपरेट करने के लिए फ्यूज की ज़रूरत है, बिना फ्यूज का भी इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेट हो जाएगा, लेकिन यह एक सेफ्टी डिवाइस है। कहने का मतलब कि किसको सेव करता है? तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस को। किससे सेव करता है? तो बर्निंग होने से। यानी सर्किट में अगर वोल्टेज बढ़ जाता है, अचानक सर्किट में करंट बढ़ जाती है, इस परिस्थिति में हमारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस बर्न कर जाता है। इससे बचने के लिए हम लोग फ्यूज लगाते हैं। अब आप एक सोचिए, वो एग्जांपल सोचिए कि आप लोग फ्रिज खरीदते हैं। फ्रिज का कीमत है 10,000, 20,000, 30,000 रुपया का फ्रिज खरीदते हैं। अगर आप फ्यूज नहीं लगाए हुए रहते हैं उसमें, तो क्या होता है? अगर आपका ख़राब हो गया, जल गया, तो आपको बहुत परेशानी होगी, बनाने में भी बहुत खर्च होगा या ख़राब भी हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ पैसे का डिवाइस, ये फ्यूज जो है बहुत कीमती नहीं होता है, 2-4 रुपया का डिवाइस होता है, इसको अगर आप लगा देंगे तो आपका 30,000 का फ्रिज, 50,000 का एसी या आपका कोई भी डिवाइस जलने से बच सकता है। तो फ्यूज कंप्लीट एक सेफ्टी डिवाइस। अब देखिए फ्यूज में क्या हम लोग दूसरे पॉइंट रखेंगे कि इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एकदम नोट कर लीजिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर फंक्शन करता है। तीसरे पॉइंट है कि फ्यूज में जो वायर यूज करते हैं बच्चों, उसको हम लोग फ्यूज वायर कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूज वायर। शुड बी लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग point and high resistivity। मेल्टिंग पॉइंट लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल्टिंग पॉइंट लो होनी चाहिए और रेसिस्टिविटी बहुत हाई होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है फ्यूज वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है। अब समझ लेते हैं क्यों। क्योंकि हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है। तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है? I²RT। कहने का मतलब कि अगर रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। और रेसिस्टेंस बढ़ाने का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? तो हम लोग जानते हैं, देखिए H का फॉर्मूला होता है I²RT और R का फॉर्मूला होता है ρL/A। यानी अगर रेसिस्टिविटी बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस बढ़ता है, और रेसिस्टेंस बढ़ाते हैं बच्चों तो हीट बढ़ता है। देख लीजिए, यानी रेसिस्टिविटी अगर ज़्यादा रखेंगे तो हमें ज़्यादा हीट मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ
कि जिस मटेरियल का वायर यूज करेंगे उसकी रेसिस्टिविटी अगर ज़्यादा होती है तो हम लोग फ्यूज वायर के तौर पर इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा है लो मेल्टिंग पॉइंट। अगर वायर में अगर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट उसका लो जो भी रहेगा, इस वजह से थोड़ा भी हीट बढ़ेगा तो मेल्ट कर जाएगा इमिडिएटली और सर्किट को ब्रेक कर देगा। इस तरीके से सर्किट में करंट का अमाउंट नहीं बढ़ पाएगा और मेरा इलेक्ट्रिकल डिवाइस पूरी तरीके से बच जाएगा। अगला पॉइंट है बच्चों जो पूछा जाता है कि एन एलवाई ऑफ लेड एंड टीन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इज यूज्ड एज फ्यूज वायर। फ्यूज वायर के तौर पर हम लोग लेड एंड टीन का एलवाई यूज करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा बच्चों, एक बात सोचने की बात है कि क्या फ्यूज वायर के तौर पर हम लोग कॉपर वायर का यूज कर सकते हैं? सोचने वाली बात है। क्या कॉपर वायर का उपयोग हम लोग फ्यूज वायर के तौर पर कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होता है और यहाँ मेल्टिंग पॉइंट तो लो होना चाहिए। कॉपर का रेसिस्टिविटी बहुत लो होता है, जबकि यहाँ पर तो बहुत हाई होना चाहिए रेसिस्टिविटी। देख लीजिए, कहने का मतलब कि फ्यूज वायर की प्रॉपर्टी का जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी कॉपर का है, इसलिए कॉपर वायर का यूज फ्यूज वायर के तौर पर नहीं किया जा सकता है। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि कॉपर वायर का तौर फ्यूज वायर के तौर पर होते रहता है। अब यहाँ पर एक बात बता दूं कि मेन हमारा मकसद था रेसिस्टेंस को बढ़ाना। अगर हम रेसिस्टेंस बढ़ा देंगे तो मेरा काम हो जाएगा, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। और रेसिस्टेंस को बढ़ाने के लिए एक और भी तरीका है, जो यहाँ देखिए, एरिया को अगर मैं कम कर दूँ तब भी रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो जहाँ पर हम लोग कॉपर वायर का उपयोग करते हैं बच्चे, वहाँ पर हम लोग कॉपर वायर का एरिया बहुत कम कर देते हैं, यानी बहुत पतला वायर लेते हैं। और ऐसा वायर लेने की वजह से रेसिस्टेंस बढ़ जाता है एरिया कम होने की वजह से। और जब रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और फिर ये फ्यूज वायर के तौर पर उपयोग हो सकता है, यूज हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्यूज वायर इज कनेक्टेड इन लाइव वायर। फ्यूज वायर को हम लोग लाइव वायर में कनेक्ट करते हैं, न्यूट्रल वायर में कनेक्ट करने का इसका कोई मतलब नहीं होता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास यह एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ठीक है। यहाँ पर हमने फ्यूज वायर जोड़ दिया और ये मेरा लाइव वायर है और ये मेरा न्यूट्रल वायर है। लाइव वायर से करंट जाएगी और न्यूट्रल से करंट आ जाएगी। इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है। अब बच्चों देखो, अगर मान ली कि करंट बढ़ेगी तो सबसे पहले क्या होगा, यह फ्यूज उड़ जाएगी। यह फ्यूज उड़ते ही करंट का फ्लो बंद हो जाएगा और आपका डिवाइस बचा रह जाएगा। लेकिन आप देखिए ध्यान से, अगर हम ऐसा ना करके ऐसा कर देते हैं बच्चों कि हम लोग न्यूट्रल वायर में फ्यूज वायर लगाते हैं, ये लाइव वायर है और ये न्यूट्रल वायर है, तो करंट तो लाइव वायर से आएगी ही आएगी और न्यूट्रल वायर से जाएगी। देखिए, यहाँ हाई करंट आ रही है और हाई करंट जब यहाँ पहुँचेगी तब फ्यूज वायर आपका मेल्ट करेगा। लेकिन तब तक क्या होगा, हाई करंट की वजह से आपका बल्ब या जो डिवाइस है इलेक्ट्रिकल वो आपका बर्न कर जाएगा। तो अब बताइए कि आपको न्यूट्रल वायर में इसको लगाने का क्या मतलब है? कुछ भी नहीं, क्योंकि वायर तो डिवाइस तो मेरा जल चुका है, बर्न कर चुका है। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये हुआ कि वेन वी, अब इसको कैसे लिखेंगे ये देखिए, वेन वी कनेक्ट द फ्यूज इन द लाइव वायर, देन in case of increasing the current, first of all fuse wire will burn and our electrical device will be safe. But when we connect it in the neutral wire, then in case first our electrical device will burn, then fuse wire will burn.
सो इट हैज नो इम्पोर्टेंस, यहाँ तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं बचता है लगाने का। दैट इज वाई वी कनेक्ट आवर फ्यूज इन द लाइव वायर। इस तरीके से फ्यूज को हम लोग लाइव वायर में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। तो इस तरीके से फ्यूज से रिलेटेड इतने क्वेश्चन, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, और आपको बोर्ड में सीधे ऑन द पॉइंट लिखना होता है। क्योंकि आप बहुत बार बच्चे को मैंने देखा है कि कॉपी में पूरा भर देते हैं और नंबर उनको क्या आता है 2 नंबर 3 नंबर भी देना टीचर के लिए, एग्जामिनर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप ऐसा ना करें, साइंस में ऑन द टॉपिक अपनी बात को रखें, आपको मार्क्स वहीं से मिलेगी। तथ्य पर मार्क्स मिलती है, टॉपिक पर मार्क्स मिलती है, कॉपी भरने से मार्क्स नहीं मिलती। मैंने कई बार कॉपी चेक किया है, इस बात को प्रैक्टिकली मैंने देखा है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनका कॉपी पूरा भरा हुआ है, लूज लेकर लिखते हैं, लेकिन मार्क्स उनको नहीं मिल पाता है। कई ऐसे बच्चे हैं जो अपनी पूरी बात को, पूरे पेपर को 2 ही पन्ने में लिख देते हैं, लेकिन वो तथ्य परक लिखते हैं, वो साइंटिफिकली लिखते हैं, जितना उनको ज़रूरत है वही लिखते हैं, ऑन द पॉइंट लिखते हैं, इससे उनको मार्क्स पूरा का पूरा मिल जाता है। तो साइंस में आपकी राइटिंग बस उतनी ही होनी चाहिए जितना हम पढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा राइटिंग सुंदर हो इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, उससे ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेगा। मार्क्स मिलेगा तथ्य पर। तो आप तथ्य पर ध्यान दें, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें, कॉन्सेप्ट बनाएं और ऑन द कॉन्सेप्ट पॉइंट को लिखे, आपको मार्क्स मिलेगी। ठीक है बच्चों, हम फ्यूज के बारे में बात कर लिए। अब आते हैं, अब हमारे पास दूसरा सेफ्टी डिवाइस एक है अर्थिंग। अब उसकी भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। दूसरा हम लोग का है बच्चों अर्थिंग है। अब देखिए, अर्थिंग भी एक सेफ्टी डिवाइस है। किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को चलाने के लिए अर्थिंग की जरूरत नहीं है। लाइव और न्यूट्रल वायर से कोई भी डिवाइस चलता है, अर्थिंग की तो कहीं जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हम लोग अर्थिंग का उपयोग करते हैं, कहाँ करते हैं समझिए। अब मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक डिवाइस है, सपोज दैट कि हमारे पास ऐसा एक कोई डिवाइस है, इसके अंदर बहुत से वायर होंगे और लाइव वायर आ रहा है इसके अंदर और न्यूट्रल वायर से ऐसे निकल जा रहा है। ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, करंट आ रही है, जा रही है, आपका ये डिवाइस ऑपरेट हो रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ से इसको हैंडल है, आप इसको पकड़कर खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उस परिस्थिति के बारे में सोचें कि किसी कारण से ये लाइव वायर यहाँ से टूट जाए या किसी तरीके से ये मेटल बॉडी में सट जाए। ये क्या है? मेटल का बना हुआ मेटल बॉडी केस है, यानी जो फ्रेम है वो मेटल का बना हुआ है। मेटल बॉडी केस यानी फ्रिज है, एसी है, क्या है? मेटल का बना हुआ है। आप देख लें, आयरन है, मेटल का बना हुआ है, मेटल बॉडी केस है उसमें। तो अब देखिए ना, अगर ऐसा हुआ तो ये मेटल का बॉडी पर भी इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, करंट आएगी यानी इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और यह भी 220 वोल्ट पर होगा। लेकिन आप जब ही फ्रिज खोलने जाएंगे तो क्या होगा? ह्यूमन बॉडी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, हैविंग हायर रेसिस्टेंस। ह्यूमन बॉडी का रेसिस्टेंस लगभग 1 लाख ओम होता है। ह्यूमन बॉडी का रेसिस्टेंस लगभग 1 लाख ओम होता है। अब आपके शरीर से करंट फ्लो होने लगेगी, जब ही आप पकड़कर इसको खोलेंगे आप में तो करंट आ जाएगी, और आपका शरीर गुड कंडक्टर है तो करंट फ्लो भी हो जाएगी, और इस वजह से a large amount of heat will be produced and we get a fatal shock. In some cases the person dies. कुछ परिस्थितियों में तो आदमी मर जाता है। ये परेशानी क्या थी हम समझ लिए। अब समझते हैं कि समाधान कैसे कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, क्या किया जाता है कि यहाँ से मेटल बॉडी से एक वायर निकालते हैं और इसको अर्थ में ले जा करके जोड़ देते हैं, और इस वायर को हम लोग कहते हैं अर्थ वायर, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं अर्थिंग। यानी कहने का मतलब है कि अर्थिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग द मेटल बॉडी ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस विद द ग्राउंड थ्रू ए वायर। आप लिख सकते हैं इस चीज को, अर्थिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग द मेटल बॉडी ऑफ ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस टू द ग्राउंड
through an electrical wire. अब this wire is called the earth wire. आगे चलते हैं बच्चों, अब यहाँ पर देखते हैं अगला टॉपिक, इसी में हम आगे बढ़ाते हैं कि इससे अब लाभ क्या होगा हमको। तो मान लेते हैं कि जो परिस्थिति मैंने बताया कि इसको लाइव वायर जब टच किया मेटल बॉडी को तो वहां पर इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसके थ्रू ग्राउंड में जाने लगेगा और ग्राउंड का पोटेंशियल 0 होता है। तो कहने का मतलब कि जब लार्ज अमाउंट ऑफ करंट ग्राउंड में जाने लगेगा तो जिस सर्किट में ये जुड़ा हुआ है, जिस सर्किट में ये जुड़ा हुआ है लाइव वायर, इसमें कहीं ना कहीं फ्यूज भी जुड़ा हुआ होगा, फ्यूज भी कहीं ना कहीं जुड़ा होगा बच्चों। तो यही करंट ज़्यादा फ्लो होगा फ्यूज में तो फ्यूज क्या हो जाएगा, ब्लो कर जाएगा। मैंने आपको बताया था फ्यूज रेटिंग के बारे में पिछले वीडियो में कि हर वायर की अपनी एक रेटिंग होती है, उससे ज़्यादा करंट उसमें नहीं फ्लो हो सकता है। यानी फ्यूज की भी अपनी रेटिंग होगी, तो जितनी रेटिंग फिक्स करके रखी गई है उससे ज़्यादा करंट फ्लो होगा इसमें। इसका मतलब ये हुआ कि ये ब्लो कर जाएगा और आपका अब जब ब्लो कर गया तो इसमें करंट ही आना बंद हो गया। अब एक्सीडेंटली कभी भी आकर अगर आप इसको खोलेंगे रैंडमली तो चूंकि यहाँ पर तो करंट ही नहीं है तो आपको करंट नहीं मारेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर अर्थिंग एक सेफ्टी डिवाइस है जो मनुष्य को फेटल शॉक से बचाता है। और बच्चों जहाँ भी 3 पिन का कंसेप्ट आप देखेंगे, 3 पिन का कंसेप्ट जहाँ भी आप देखेंगे वो आपको ऊपर वाला पिन जो मोटा होता है वो अर्थिंग का कंसेप्ट है। और 3 पिन वाले डिवाइस को अगर आप चाहेंगे तो 2 पिन वाले डिवाइस पर बदल सकते हैं और वो ऑपरेट होगा। लेकिन इन केस जैसा कि मैंने घटना का जिक्र किया, अगर ये परिस्थिति आ गई तो आपको बचाया नहीं जा सकता। इसलिए मेरा ये मानना है कि 3 पिन वाले जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस आते हैं उन सबको रिपेयर के टाइम में भी 3 पिन डिवाइस में ही रखें, ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो हम लोग अर्थिंग के बारे में भी देख लिए। आते हैं अब एक नया टर्म हम ले लेते हैं। अगला टर्म है मेरे पास बच्चों ओवरलोडिंग। अब हमारे पास क्या है, ओवरलोडिंग। चलिए, अभी मैंने आपको चर्चा किया था और ये बात बताया था कि हर इलेक्ट्रिकल डिवाइस का अपना एक या हर वायर का अपना एक रेटिंग होता है। कहने का मतलब कि उसकी एक कैपेसिटी होती है कि कितने एम्पियर की करंट को अलाउ करेगा वो फ्लो। एवरी वायर हैज ए कैपेसिटी टू अलाउ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट। इफ further amount of current, much amount of current, then its capacity can be drawn from the wire, then wire will burn, because if large amount of current will flow, then according to the formula H is equal to I square RT, if current will increase then heat will increase and device will burn. So आप लिख सकते हैं कि overloading is a phenomena to draw much amount of current than its capacity. The wire will burn in this situation. अब देखिए, ओवरलोडिंग की घटना हम लोग को खास तौर पर गर्मी के दिनों में होती है। गर्मी के दिनों में अगर आप देखेंगे तो अक्सर हम लोग को सुनने को मिलता है कि ओवरलोडिंग हो गया, फ्यूज उड़ गया। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि गर्मी के दिनों में मान लेते हैं कि आपको एक फ्यूज हमने जोड़ दिया जिसकी कैपेसिटी 15 एम्पियर है, तो ठीक है, उस ट्रांसफार्मर से 15 एम्पियर का करंट फ्लो हो सकता है। लेकिन आप जरा सोचिए कि अगर उस मोहल्ले में 20 एसी अचानक शुरू कर दिया जाए तो अमाउंट ऑफ करंट तो बढ़ जाएगा।
लेकिन आपका फ्यूज वायर की कैपेसिटी तो 15 एम्पियर ही है। इसका मतलब कि 15 एम्पियर से ज़्यादा करंट फ्लो होने लगा आपके वायर में, फ्यूज में, और इसका परिणाम होगा कि फ्यूज उड़ जाएगा। अब यही घटना ओवरलोडिंग कहलाती है, आम भाषा में समझे तो। ऐसे आप लोग तो केवल सुनते हैं कि व्हाट इज ओवरलोडिंग, या ओवरलोडिंग हो गया, ओवरलोडिंग हो गया। क्या ओवरलोडिंग होता है? तो ये घटना यही है कि किसी भी वायर में उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा करंट अगर फ्लो करवा देते हैं तो इस घटना को ओवरलोडिंग कहते हैं। इसका कोई ज़्यादा डिटेल्स हमें नहीं पढ़ना था, ये यहीं तक ठीक है। तो हमने 3 चीज़ें पढ़ लिया। अब एक चीज़ और हम लोग को अभी पढ़ लेते हैं, वो घटना है हम लोग का शॉर्ट सर्किटिंग। वो घटना हम लोग का है शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किट ये भी बहुत कॉमनली हम लोग सुनते हैं, और शहरों में जो खास तौर पर आग लगती है तो हम लोग ये सुनते रहते हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। अब बच्चों ये समझना है कि शॉर्ट सर्किट होता कैसे है आखिर। तो देखिए, मैं एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। हमारे पास एक यहाँ पर इस तरीके से डिवाइस है, और ऐसे ये लाइव वायर है और ये न्यूट्रल वायर है, करंट लाइव वायर से आती है। ठीक है, जब यहाँ पर करंट ऐसे आती है तो इस रेसिस्टेंस से होते हुए करंट अपना फ्लो कर जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों कि सपोज दैट कि मान लो कि मैं इन दोनों को एक वायर के थ्रू ज्वाइंट कर देता हूँ। इधर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर को डिवाइस से इधर हम ज्वाइंट कर देते हैं किसी वायर से। अब क्या होगा, जरा एक पॉइंट समझ लीजिए। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट मान लो और यहाँ पर एक पॉइंट मान लो, तो क्या होगा, यह एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाता है। देखो, यह एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू घट जाता है। यानी यहाँ पर करंट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू घट जाएगा, और रेसिस्टेंस घटते ही करंट बढ़ जाएगी सर्किट में, V बराबर IR फार्मूला से। और जब ही करंट बढ़ेगी तो क्या होगा, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, H = I² RT से। और हीट जब ही बढ़ेगा तो क्या होगा, वायर आपका क्या होगा, जल जाएगा, बर्न कर जाएगा। तो कभी भी शॉर्ट सर्किटिंग, तो सबसे पहली बात तो शॉर्ट सर्किटिंग क्या है। तो शॉर्ट सर्किटिंग इज अ phenomenon in which live wire and neutral wire comes in the contact. Point 1. Point 2, it results to increase the current. इसका रिजल्ट क्या होता है कि करंट को इंक्रीज कर देता है। क्यों इंक्रीज करता है? बिकॉज ड्यू टू सर्किटिंग द वायर becomes in parallel combination, and in parallel combination the magnitude of equivalent resistance will decrease, and equivalent resistance का जब वैल्यू घट जाएगा तो करंट बढ़ेगी, करंट बढ़ने से हीट बढ़ेगा, हीट बढ़ने से वायर चल जाएगी। तो कभी भी अच्छा, ये घटना 2 वजह से हो सकती है। एक तो वजह ये हो सकती है कि आपका वायर अगर किसी कारण से इंसुलेशन उसका ब्रेक हो जाता है, जैसे वायर का ऊपर जो प्लास्टिक है किसी कारण से खराब हो जाता है या गल जाता है, तो एक तो कारण ये है कि उस वजह से वो सट सकता है। और दूसरा वजह होता है कि मान ले कि कोई ओपन वायर है सपोज दैट, और कोई तार फेंक दिया या कोई बोल्ट वहाँ पर गिर गया, तो वो भी शॉर्ट सर्किटिंग करवा सकता है बच्चों। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि शॉर्ट सर्किटिंग एक फिनोमेना है जिसमें हम लोग वायर जो है हम लोग का जल जाता है। और कभी भी अगर इलेक्ट्रिसिटी में वायर आपका गर्म हो रहा है तो इसका मतलब कि शॉर्ट सर्किटिंग की घटना वहाँ पर हो रही है, और शहरों में आग लगने का मुख्य कारण यह है। हाँ, साथ साथ एक बात जरूर बता दूं कि शॉर्ट सर्किटिंग की जो फायर होती है उसको पानी से नहीं बुझाएं, वाटर से नहीं बुझाएं। आप भी जानते हैं कि वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, जब भी बुझाने जाएंगे करंट मार देगी। तो इससे बचने के लिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से शॉर्ट सर्किटिंग भी हो गया हम लोग को, और अर्थिंग भी हो गया, और ओवरलोडिंग भी हो गया। तो कई घटना हम लोग पढ़ लिए। यहीं पर एक चीज मैं और बता दूं, वो पीछे छूट गया था। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टिविटी तो बढ़ती है, रेसिस्टेंस बढ़ता है।
ठीक उसी तरीके से आप सोचें कि क्या टेम्परेचर कम करने से रेसिस्टेंस कम होगा, तो होगा बिल्कुल। और यही बात को अगर हम रखें तो कहीं ना कहीं जा करके रेसिस्टेंस जीरो हो जाएगा। और जिस वायर का रेसिस्टेंस जीरो हो जाता है बच्चों, उसको हम लोग सुपर कंडक्टर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर यानी जिस वायर का रेसिस्टेंस जीरो हो, इस वायर को क्या कहते हैं? सुपर कंडक्टर। कंसेप्ट कहाँ से मैंने सोचा? तो मैंने रेसिस्टेंस वाले चैप्टर में पढ़ा था, ओम्स लॉ में भी, कि जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो रेसिस्टेंस वायर का बढ़ता है। मैंने ठीक इसका रिवर्स में सोच लिया कि टेम्परेचर कम करने से रेसिस्टेंस कम होता है। तो क्या ऐसा कभी आएगा कि रेसिस्टेंस जीरो हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा रेसिस्टेंस जीरो। एक ऐसा समय आएगा और जहाँ पर रेसिस्टेंस जीरो होगा, इसको हम लोग सुपर कंडक्टर कहते हैं। ये तो मेरा थियोरेटिकल कंसेप्ट था हम लोग का, ठीक है। तो क्या इस प्रकार का मटेरियल बना? हाँ, बना। ओम्स नामक एक साइंटिस्ट हैं जो शायद जापान के हैं, कैमरलियन ओम्स करके कुछ नाम है उनका। उन्होंने पहली बार सुपर कंडक्टर बनाया, बट दैट सुपर कंडक्टर वाज एट वेरी लो टेम्परेचर, सो इट इज नॉट इन प्रैक्टिकल यूज। अब ये सुपर कंडक्टर आने वाले समय में, बाद में कुछ और साइंटिस्ट ने इस पर काम किया, लेकिन अभी भी कोई भी सुपर कंडक्टर नॉर्मल टेम्परेचर पर फंक्शन नहीं करता है। और जब तक नॉर्मल टेम्परेचर पर ये फंक्शन नहीं करेगा, तब तक हमें इसका फायदा नहीं मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन मेरे कंट्री में होता है, उस टोटल प्रोडक्शन का 25 to 30% ट्रांसमिशन में खर्च हो जाता है। कहने का मतलब कि जिस वायर में करंट फ्लो होती है, उस वायर की वजह से 30% बिजली खत्म हो जाती है अपने आप। लेकिन अगर सुपर कंडक्टर मेरे पास होगा तो इस प्रकार से 30% एक्स्ट्रा बिजली मुझे जो प्रोडक्शन हो रहा है उसी में मिल जाएगा, क्योंकि उस वायर में तो इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग इफेक्ट होगा ही नहीं। और इस तरीके से हम पाएंगे कि अच्छा कि ज़्यादा हमको करंट मिल रही है। इसका और भी उपाय है, और भी कई बातें हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम मान लीजिए कि अगर सुपर कंडक्टर का यूज हम लोग कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस में कर रहे हैं, तो वहाँ भी हीटिंग इफेक्ट नहीं होगा और वो भी कम बिजली कंज्यूम करेगा। एक बैटरी बहुत दिन चलेगा। तो इस तरीके से सुपर कंडक्टर का फ्यूचर तो है, लेकिन अभी तक उसका उपयोग नहीं हो रहा है कॉमर्शियल स्केल पर। प्रैक्टिकल लेवल पर हम लोग लैब में वेरी लो टेम्परेचर पर उसको डेवलप करके स्टडी तो कर सकते हैं, लेकिन अभी तक उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं आ पाया है बच्चों। तो इस तरीके से कई छोटे छोटे टॉपिक थे यहाँ पर। हाँ, एक और है स्विच, मैं आप जिक्र कर दूँ। स्विच, the switch is a controlling device. It either allows the flow of current or not. यह एक कंट्रोलिंग डिवाइस है, यह करंट को या तो अलाउ करता है सर्किट में या नहीं करता है। एंड स्विच इज ऑल्सो कनेक्टेड इन द लाइव वायर, दैट इज नॉट कनेक्टेड इन न्यूट्रल वायर। उसका भी एक कारण देते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है और हम लोग यहाँ पर एक स्विच लगा देते हैं, ठीक है। मान लें कि बैटरी का, ठीक है, बैटरी से क्या मतलब है, ये लाइव वायर है, ये न्यूट्रल वायर है। अगर करंट ऐसे आ रही है और यहाँ पर हम स्विच ऑफ कर दें तो करंट तो यहाँ नहीं आएगी। और अगर आप यहाँ पर कुछ रिपेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं रिपेयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं दूसरा डायग्राम बनाता हूँ। अब देखिए, अब मैं मान लो कि स्विच को यहाँ लगा देता हूँ, ये लाइव वायर है और ये लाइव वायर है और ये न्यूट्रल वायर है। अब क्या होगा बच्चों? अब देखिए, लाइव वायर से करंट तो आएगी, यहाँ जाकर स्विच ऑफ है, यानी करंट तो बल्ब से होते हुए गुजर रही है हमेशा। अगर यहाँ पर कोई रिपेयर करने का प्रयास करेगा तो उसको इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा। इस वजह से हम लाइव वायर को कभी किसी प्रकार से स्विच को हम कभी भी न्यूट्रल में न लगाकर लाइव में लगाते हैं। यानी लाइव वायर में फ्यूज को लगाना, स्विच को लगाना ज़्यादा सेफ्टी है। तो इस प्रकार से कई छोटे छोटे टॉपिक मैंने आपको बताया और इसको डिटेल्स में बताया। अब मेरा नाम राघवेंद्र कुमार और हम सबका चैनल साइंस एंड मैथमेटिक्स। अगर मैं आप लोगों को मैथ और फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, मैथ का भी वीडियो लेकर बहुत जल्द आऊँगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को
पसंद आएगा। आप लोग को तैयारी करने में, साइंस के अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में और मैथ और फिजिक्स को मैं ईजियर एंड फास्टर बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग को सिंपलेस्ट वे में कैसे इसको समझा जा सकता है। मेरा वीडियो पसंद आए तो आप अपने मित्रों को शेयर करें ताकि उन्हें भी लाभ हो, और सब्सक्राइब करें। और जब तक मैं अगला वीडियो लेकर आता हूँ तब तक आप अपना पढ़ाई पर ध्यान रखें, पढ़ते रहें। किसी भी बाहरी वातावरण से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। थैंक यू बच्चों।